हर लड़की की तरह मेरा भी सपना था कि मेरी शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो। बहुत ख्वाहिश थी मेरी। एक ऐसा ही दिन था जब मेरी शादी की तारीख तय हुई थी। मैं बहुत खुश थी। लाल रंग के सुर्ख जोड़े में बहुत सुंदर दिख रही थी मैं। सभी ने बहुत ज्यादा तारीफ की थी मेरी खूबसूरती की, लेकिन ये सब सिर्फ कुछ देर के लिए ही था। कुछ ही देर में एक ऐसी खबर मिली जिससे सब कुछ बिखर गया। मेरी दीदी अब इस दुनिया में नहीं थी। उनके इस तरह से जाने के बाद मैं किसी से शादी कैसे कर लेती। उस दिन मैंने शादी नहीं की। पता ही नहीं चला कि उनको यूं अचानक क्या हुआ। एक लड़की होने के नाते मैंने भी अपनी शादीशुदा जीवन के लिए बहुत सारे सपने सजाए हुए थे, पर ये सपने कुछ पल में ही चकनाचूर हो गए जब मुझसे बिना पूछे मेरी शादी मेरे जीजू के साथ तय कर दी गई। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बूढ़े थे या उनकी उम्र ज्यादा थी। वो बहुत सुंदर थे, पढ़े लिखे भी थे, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो मेरे जीजू थे और उनको मैंने हमेशा अपनी दीदी के पति के रूप में ही देखा था। कैसे मैं उनसे शादी कर लेती। ऊपर से मेरी दीदी की मौत के बाद मेरी दीदी की सास मेरी मम्मी के पास आई और उन्होंने उनसे मेरी शादी की बात की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी माँ ने मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा और उनको हाँ कह दी। किसी ने एक नहीं सुनी मेरी। गुस्सा मुझे इतना था कि मैंने महीनों अपने घर वालों से बात नहीं की थी। एक दिन माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बिठाकर कहने लगी कि बेटा, हम सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम सब तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। अभी तुम छोटी हो तो इसलिए तुम हमारे फैसले को समझ नहीं पा रही हो, लेकिन वक्त के साथ तुम्हें जरूर समझ आएगा। अंकित में क्या बुराई है? वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है और उसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने ना तो तुम्हारी बहन से शादी के समय कोई दहेज लिया और ना ही इस समय। इसका मतलब कि वो बिल्कुल लालची भी नहीं है। अच्छे पद पर है। तुमको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी वहां पर। शायद ऐसा रिश्ता हम ढूंढते तब भी तुम्हारे लिए नहीं मिलता। तो क्या तुम सिर्फ इसलिए मना कर रही हो क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी उससे साल भर पहले ही हुई थी? क्या करें बेटा, कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते अपनी दिशा बदल लेते हैं और हमें उसी में बहना पड़ता है। माँ कह रही थी कि अगर इन सब बातों के बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वहां शादी नहीं करना चाहती तो तुम मुझे शाम तक बता देना। मैं अंकित के घर फोन करके उन्हें मना कर दूंगी और हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। और मेरे कमरे के बाहर चली गई। मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक मेरे फोन पे किसी का कॉल आया। जब फोन उठाकर देखा तो ये मेरी सहेली अर्चना का कॉल था। मन ही मन बहुत खुश भी हो गई थी मैं। सोचा कि चलो अब अपनी दोस्त से ही अपने मन की सारी बातें कहकर अपना मन हल्का कर लूंगी। उससे बात करके तो मेरे होश ही उड़ गए जब मुझे उसके बारे में ये सब कुछ पता चला। उसके पति के बीच कुछ महीने से लड़ाई हो रही थी। वो उसे दहेज के लिए भी बहुत परेशान कर रहा था। अभी उसकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 6 महीने, और उसने उसे मारना पीटना भी शुरू कर दिया था और आखिरकार बहुत लड़ाई के बाद उसने उसे अपने घर से भी निकाल दिया। दहेज का सारा सामान उन लोगों ने ही रख लिया और उसके सारे जेवर भी रख लिए। अब वो अपने माँ बाप के घर में रह रही थी। वो सब कानूनी रूप से हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ बहुत दर्दनाक था उसके लिए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। वो मेरी बचपन की सहेली थी। मैं उसको इतने दर्द में नहीं देख पा रही थी, पर साथ ही मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे माँ बाप जो भी फैसला लेते हैं वो हमारे लिए सही ही होता है, क्योंकि अर्चना ने अपनी मर्जी से शादी की थी और आज उसका क्या हाल हो गया था। मुझे अपनी माँ की कही हुई सारी बातें याद आने लगी। मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों के फैसले के साथ ही चलूंगी और मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। मैं उसी समय अपने कमरे से उठकर माँ के पास गई और मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे आपका फैसला मंजूर है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरे मुंह से मेरी हाँ सुनने के बाद वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, माँ बाप अपने बच्चे के लिए हमेशा सही करते हैं। तुम हम पर भरोसा रखो। अंकित एक बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। शादी की तारीख तय हुई और कुछ ही दिनों में मेरी अंकित से शादी हो गई। मुझे थोड़ा समय चाहिए था उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए। जैसे ही अपनी दीदी के कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही मुझे अपनी दीदी की फोटो नजर आई। मैं अपनी दीदी के पास गई और मैंने उनसे कहा कि दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। हम सब आपको बहुत याद करते हैं। आप क्यों हमें छोड़कर इतनी जल्दी चली गई? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में सिर्फ मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां भरने के लिए आई थी। दीदी से कुछ देर बातें करने के बाद मैं अपनी सुहाग की सेज पर जाकर बैठ गई। बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। वहीं बैठे बैठे मैं अब अंकित का इंतजार कर रही थी। काफी समय हो गया था वो नहीं आए थे।
जो पल मेरे जीवन में अब आने वाला था, उस पल को सोच सोचकर कभी तो मुझे शर्म आ रही थी और कभी बहुत असहज महसूस हो रहा था। अचानक दरवाजा खुला। मैंने झुकी नजरों से देखा तो अंकित थे। वो धीरे धीरे करके मेरे बिस्तर की तरफ आ रहे थे। मैंने अपनी नजरें झुका ली। कुछ पलों में जब मुझे कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो आंखें उठाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और कमरे में कोई नहीं था। इधर उधर देखा तो दीदी की तस्वीर भी वहां नहीं थी। मैं समझ गई थी, लेकिन क्या करूं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैं समझ रही थी कि अंकित दीदी के जाने के इतने समय बाद भी दीदी को भुला नहीं पाए हैं। वो आज भी दीदी के लिए तड़पते हैं। तभी तो आज उन्हें जहां होना चाहिए था वो वहां नहीं थे। मुझे अंकित से कुछ बात भी करनी थी। उनको ढूंढने के लिए मैं तुरंत बिस्तर से उठी और उनको पूरे घर में ढूंढने लगी, पर मुझे वो कहीं भी नहीं मिले। इतना भारी लहंगा पहनकर मैं पूरे घर में घूम रही थी। आखिर में थककर अपने कमरे में वापस आ गई और अपनी भारी लहंगा उतारा और आरामदायक कपड़े पहनकर लेट गई। शादी की थकान भी बहुत थी तो नींद आ रही थी। ना जाने कब दीदी के बारे में ही सोचते सोचते सो गई। सुबह जैसे ही आंख खुली तो अंकित मेरे बिस्तर के पास बैठे थे और मेरी सास नाश्ता लेकर खड़ी थी। अंकित ने मुझसे कहा, नए जीवन की पहली सुबह मुबारक हो। अंकित ने और मेरी सासू माँ ने मुझसे इतने प्यार से बात की कि पिछली रात को मैं भूल गई और उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। जब नजर दीवार पर पड़ी तो वहां पर दीदी की तस्वीर वही अपनी जगह पर लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीदी मुझे यूं देखकर खुश हो रही हो। नाश्ता कमरे में ही आ गया था। मैं फटाफट उठी और उठकर नहाकर फ्रेश हुई और अपने कमरे में ही सबके साथ एक बहुत ही अच्छे माहौल में नाश्ता किया। कुछ ही देर में अंकित के कुछ जान पहचान के लोग उनसे मिलने आए और वो उनके साथ बाहर चले गए। आज का पूरा दिन मेहमानों से घर भरा पड़ा था। हर कोई नई बहू से मिलने के लिए आ रहा था। मेरा पूरा दिन इन्हीं सब में गुजर गया। अब जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे एक एहसास हो रहा था कि शायद आज अंकित और मैं एक दूसरे को और करीब से जान पाएंगे। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रात होते होते फिर मैं अंकित का अपने कमरे में बैठकर इंतजार करने लगी। अंकित कमरे में आए थे पर वापस वही तस्वीर लेकर कमरे के बाहर निकल गए। अब क्योंकि मैं अंकित की पत्नी थी तो मुझे सब चीजों को नॉर्मल तो करना ही था। कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी लग रहा था कि मेरी दीदी किस्मत वाली थी कि उन्हें इतना ज्यादा प्यार करने वाले पति मिले जो उन्हें उनके जाने के बाद भी भूल नहीं पा रहे। मैं अंकित के पीछे पीछे गई। वो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। जैसे ही मैं अंकित के कमरे के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी। मैं बाहर खड़ी खड़ी ही उनका इंतजार करने लगी। बाहर ठीक से सुनाई तो नहीं दे रहा था पर इतना जरूर पता चल रहा था कि वो कुछ बातें कर रहे हैं। ये मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वो दीदी की तस्वीर से बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में मेरी सास बाहर आई तो मुझे इस तरह कमरे के बाहर देखकर पूछने लगी कि बेटा यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उन्हें बताया कि पिछले 2 रातों में क्या हुआ। वो कहने लगी कि वो तुम्हारी बहन को बहुत प्यार करता था, उसको थोड़ा समय दो, इन सब चीजों से निकल जाएगा। अपनी सास की बातें सुनकर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर दीदी के बारे में ही सोच रही थी। मैं खुद भी अपनी दीदी को बहुत प्यार करती थी। मैं दीदी से साल भर छोटी थी। मम्मी पापा ने हम दोनों को भी बहुत प्यार और दुलार से पाला था। किसी तरीके की कोई कमी नहीं करी थी हमारी परवरिश में। जब दीदी की पढ़ाई पूरी हुई तभी से उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा किसी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती में विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता तो मम्मी पापा दीदी को दिखाते थे। उन्हें काफी रिश्ते पसंद नहीं आए थे तो मम्मी पापा ने भी उन्हें मना कर दिया। अंकित मेरी मम्मी की सहेली के बेटे थे। जब अंकित का रिश्ता आया तो वो मम्मी पापा को तो पसंद थे ही, साथ ही साथ दीदी को भी पसंद थे। दीदी की शादी बहुत अच्छे से हुई थी। मैंने अपनी दीदी की शादी में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली थी और इकलौती साली होने के नाते मेरी बहुत आवभगत भी हुई थी दीदी के ससुराल में। शादी के बाद अक्सर मैं दीदी को किसी उलझन में फंसी हुई पाती थी। जब मैं उनके घर जाती तो वो बहुत बहुत देर तक अपने कमरे के बाहर रहती थी। मैंने कई बार दीदी से पूछा कि आप कमरे के बाहर क्यों हो, तो कहने लगी कि मुझे अंदर थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आकर घूमने लग गई। मैंने कई बार इस बारे में माँ से भी बात की पर वो हमेशा कहा करती थी कि नई नई शादी में अनजान लोगों के घर जाते हैं तो सब कुछ समझने में, घर समझने में थोड़ा समय तो लगता ही है। धीरे धीरे वो भी सेटल हो जाएगी। मुझे माँ की बात ठीक ही लगी थी तो मैंने भी आगे से इतना ध्यान नहीं दिया। ना जाने क्यों आज मुझे ये सब बातें याद आ रही थी। अब आपको ये सब बातें बता रही हूँ तो एक बात और याद आई मुझे। ऐसी ही एक रात थी जब अंकित दीदी को घर छोड़ने आए थे। उस दिन दीदी काफी समय बाद हमारे घर रात को रुकने के लिए आई थी। दीदी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नशे में हो।
आंखें उनकी नहीं खुल रही थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी वो उस दिन। कुछ अजीब सी लग रही थी। अंकित भी दीदी को घर छोड़कर फटाफट घर से चले गए थे। मुझे उनका ये तरीका थोड़ा अजीब लगा। मैं यही जानने के लिए दीदी के पास कमरे में गई भी, लेकिन दीदी शायद सो चुकी थी, तो मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा। अगले दिन जब सुबह दीदी उठी तो मैंने उनसे जानना चाहा कि कल क्या हुआ था, तो दीदी ने हंसते हुए जवाब दिया कि कुछ खास नहीं, बस हमारी छोटी सी लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो गुस्से में अंदर नहीं आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। 2-4 दिन बाद ही अंकित दीदी को खुशी खुशी घर लेने के लिए आए थे। उन्होंने सॉरी भी कहा था और उसके बाद दीदी खुशी खुशी अपने ससुराल वापस चली गई थी। दीदी का ससुराल बहुत अच्छा था। इस बात के कुछ समय बाद ही अचानक एक दिन दीदी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से ही चली गई। जब हमने जानना चाहा कि ये सब कैसे हुआ तो दीदी की सास ने बताया कि हम सब खाना खा रहे थे और अचानक उसे सीने में तेज दर्द होने लगा। कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक गई। बाद में हमें पता चला कि उसे हार्ट अटैक आया था। इन बातों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय हर गम पर दवाई लगा देता है। ऐसा ही कुछ समय बीता और धीरे धीरे हम सभी अपनी जिंदगी की पटरी पर वापस लौट आए। अंकित को तो मैं देख ही रही थी कि वो दीदी को कितना याद करते थे। उनकी हर रात का यही था कि वो कमरे में आते और दीदी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में घंटों उनसे बातें किया करते थे। मैं चाहती थी कि मैं उनको इस दुख से बाहर निकालने में कुछ मदद कर सकूं, लेकिन मुझे आज तक भी ऐसा मौका नहीं मिला था। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अभी सोए हुए शायद मुझे कुछ ही देर हुई होगी कि एक बहुत ही अलग सा सपना देखा मैंने देखा कि दीदी मेरे पास है और मैं उनको छूने के लिए उनके पीछे पीछे पूरे घर में भाग रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनको छू नहीं पा रही थी। दीदी बस रोई जा रही थी, मुझे कह रही थी कि प्लीज मुझे इंसाफ दिला दो, नहीं तो मैं यूं ही भटकती रहूंगी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सब देख रही थी कि अचानक घबराहट से मेरी नींद खुल गई। आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, शायद लाइट नहीं थी। मेरा पूरा शरीर मेरे पसीने से लथपथ हुआ था। दिमाग में अभी भी वो सपना चल रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दीदी ही चल रही थी। अच्छा हाँ, मैं आप सबको एक बात तो बताना भूल ही गई। दीदी बहुत ही धार्मिक भी थी, हमेशा भगवान की पूजा में ही लीन रहती थी। इतना पूजा पाठ करती थी कि कभी कभी तो मैंने उन्हें रात को भी भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े देखा था। खैर, रात जैसे तैसे गुजर गई। अगली सुबह अंकित ऑफिस जाते ही मैं उस कमरे में गई जहां हर रोज अंकित जाया करते थे। जब वहां गई तो वहां कुछ खास सामान नहीं था, बस एक अलमारी थी। अलमारी जब खोलकर देखा तो वहां कुछ पेपर्स रखे थे। मैंने सभी पेपर्स को अच्छे से पढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझे ही कुछ गलत लग रहा है। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब अलमारी बंद कर रही थी तो कुछ नीचे आकर मेरे पैरों में गिरा। ये एक बैग था। इस बैग के अंदर काफी सारी दवाइयां थी, पर ये वही दवाइयां थी जो अक्सर मैंने अपनी दीदी के पास भी देखी थी। मैं वो बैग उठाकर अपने कमरे में आ गई। अंकित जब ऑफिस से आए तो उसी कमरे में गए और उसके बाद वापस मेरे कमरे में आए। बहुत बेचैन से लग रहे थे, जैसे उनका कुछ सामान नहीं मिल रहा हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हो रही थी, पर मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि उनको किसी तरीके के नशे की आदत हो और दीदी ये दवाई नहीं देती हो। वो दवाई ना मिलने के कारण ही वो इतने बेचैन हो रहे हैं शायद। अब उनकी पत्नी होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरी। मैंने उन दवाइयों को छुपा दिया। आप लोग तो जानते ही हैं कि आदमियों के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। तो मैं किचन में गई, सोचा कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। मैंने जाकर सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाया। सबने खाना खाया और मेरी बहुत तारीफ की, पर इन तारीफ में मुझे जिसकी तारीफ का इंतजार था वो थे अंकित। अंकित कहने लगे कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, क्या तुम मुझसे कोई गिफ्ट लेना चाहोगी इसके लिए? अब मेरी सास भी वहीं थी, उनके सामने मैं कैसे बोलती, तो मैं सर झुकाए चुप रही। कुछ देर में उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा। उनके पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरी सास ने मुझे पानी लेने के लिए किचन में भेजा। अब मैंने वहां से देखा तो वो धीरे धीरे अपने बेटे को कुछ कह रही थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैंने अपनी सास से पूछा कि क्या अंकित नशा करते हैं, तो वो चुप रही। मैंने कहा कि अगर ये इस तरह की आदत से ग्रसित हैं तो आपने पहले दीदी और उसके बाद मेरी जिंदगी क्यों खराब की? तो वो कहने लगी, नहीं बेटा, वो तुम्हारी बहन को बहुत प्यार करता था और उसकी दूरी वो सह नहीं पा रहा है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। कुछ दिनों की बात है, मैं उसे समझा दूंगी, वो सब कुछ छोड़ देगा। क्या ही बोलती, मैं चुप हो गई। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। आज फिर मुझे अपनी दीदी सपने में दिखाई दी। बहुत रो रही थी, बिलख रही थी वो। मुझसे दीदी का दर्द देखा नहीं जा रहा था।
वो बार बार मुझसे बस यही कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। दीदी की इस तरीके की बातें मुझे बहुत बेचैन कर देती थी। ना जाने क्यों दीदी को बार बार इस तरीके से देखकर मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि शायद दीदी के साथ कुछ गलत हुआ है और मुझे अपनी तसल्ली करनी थी। इसके लिए मुझे वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट चाहिए थी। उसे ढूंढने के लिए मैंने सबसे पहले अपना पूरा कमरा छान मारा और धीरे धीरे करके घर के दूसरे कमरे भी छान दिए, लेकिन मुझे कहीं कुछ भी नहीं मिला। मैं सीधा सीधा ये बात किसी और से नहीं पूछ सकती थी क्योंकि अब मैं भी उसी घर की बहू थी। पर अब सिर्फ मेरी सास का ही कमरा बचा था। उनके कमरे में सफाई करने के बहाने मैं रिपोर्ट ढूंढने गई और मुझे वो रिपोर्ट उन्हीं के कमरे में मिली, जिसमें साफ साफ लिखा था कि दीदी को क्या हुआ था। उसमें लिखा था कि उन्हें हार्ट अटैक ही आया था। रिपोर्ट को पढ़कर मन को एक शांति सी मिली और साथ ही साथ अपने ऊपर भी शर्म आई कि मैं क्यों इन सब पर शक कर रही थी। क्या हो गया था मुझे? अंकित का व्यवहार मुझे कभी कभी बहुत अजीब लगता था। समय यूं ही गुजर रहा था। एक ऐसा ही दिन था जब मैंने अंकित के हाथ में 2 फोटो फ्रेम देखे थे। एक तो दीदी का था, पर दूसरे में कौन था ये मुझे नहीं पता। उसी समय मैं कमरे में लेटी हुई थी। अंकित को लगा कि मैं शायद सो रही हूं, पर मैं ये सब कुछ देख रही थी। वो कमरे से दोनों फ्रेम लेकर अपने उसी कमरे में चले गए जहां पर वो रात को अक्सर जाया करते थे। आज तो मुझे जानना ही था कि आखिर अंकित उस कमरे में करते क्या है। मैं बहुत दबे कदमों से उस कमरे के बाहर तक गई और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। हल्की से कुंडी घुमाई ही थी कि दरवाजा खुल गया। मुझे अंकित बैठे दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में 2 फ्रेम थे। अंकित दीदी की फोटो को देखते हुए कह रहे थे कि तुम मेरे दिल की रानी हो, तुम वहां कितना अकेलापन महसूस करती होगी, पर तुम परेशान मत हो, बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हारा अकेलापन मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मैं समझ गई थी कि दीदी की तस्वीर के साथ दूसरी तस्वीर शायद अंकित की ही थी। इतना सुनते ही मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दबे कदम ही वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अंकित खुद दीदी के पास जाने की बात कर रहे थे। मैं उन्हें ये सब कैसे करने दूं? बहुत डर लग रहा था मुझे आज। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। दीदी के रोने की आवाज फिर आने लगी। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी, दर्द से कर्रा रही थी। मैंने तो सपने में ही दीदी को कह दिया था कि मैं उन्हें न्याय जरूर दिलाऊंगी, पर कैसे? मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। क्योंकि मैंने तो पता लगा लिया था ना कि दीदी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर भी वो मेरे सपने में क्यों आती थी, क्यों रोती रहती थी? लेकिन अब अगर दीदी से वादा किया था तो फिर उसे पूरा तो करना ही था। अंकित आज तक भी मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं सोते थे, वो उसी कमरे में सोते थे। मैं आज रात फिर उस कमरे में जानने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। नहाने के बाद अलमारी से कपड़े निकालने लगी थी कि तभी मैंने ध्यान दिया कि दवाइयों वाला बैग वहां नहीं है, जो मैं उस दिन कमरे में लेकर आई थी। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं थी कि दवाइयां किसने निकाली है। मुझे अंकित को इस नशे की आदत से बाहर निकालना था और उन्हें मरने से भी तो रोकना था। मुझे उन्हें अपनी दीदी की यादों से भी बाहर निकालना था। अब मैं उनकी पत्नी थी, कैसे करूं मैं ये सब? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यही सब सोचते सोचते मैं तैयार हुई और जब बाहर आई तो मेरी सास ने नाश्ता बनाकर टेबल पर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि सास ने कहा कि बेटा मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, तुम जरा डॉक्टर को फोन कर दो, मुझे उनसे बात करनी है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे अपनी। मैंने डॉक्टर का नंबर डायल करके उनको फोन दे दिया। पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग का बटन ऑन हो गया था। बात करते करते वो अपने कमरे में चली गई और मैं वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मैं जानती थी कि जब वो कर लेंगी बात तो वो खुद ही मुझे फोन दे देंगी। मैं अपने कमरे में आकर अपना काम करने लगी। काफी देर बाद मेरी सास मेरा फोन लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने फोन को चार्जिंग पर लगा दिया और अपने कामों में लग गई। अब मेरा अगला ये काम ये था कि मुझे अंकित को किसी भी तरह से दीदी की यादों से बाहर निकालना था। उनके दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। वो तो उनसे इतना प्यार करते थे कि उनके पास जाने के बारे में सोच रहे थे, पर ये सब मैं होने नहीं दे सकती थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करूं। खैर शाम हुई तो अंकित घर वापस आए और आज बर्गर भी लेकर आए थे। वो जानते थे कि मुझे बर्गर बहुत पसंद है। मुझसे कहने लगे कि देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बर्गर देखते ही मैं तो बहुत खुश हो गई। वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें पसंद है ना। इतने में मैंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, थैंक यू मेरे लिए लाने के।
इतने में ही मेरी सास अंकित को आवाज दी। वो मुझे कहकर गए कि जल्दी खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मैंने सोचा कि गाने सुन लेती हूँ, थोड़ा दिमाग भी शांत हो जाएगा। जैसे ही फोन उठाया गाने चलाने के लिए तो सबसे ऊपर एक रिकॉर्डिंग आ रही थी जो उसी कॉल की थी। मुझे देखकर पहले लगा कि रिकॉर्डिंग ऑन हो गई होगी। जब उसे डिलीट करने लगी थी कि रिकॉर्डिंग का टाइम दिखा तो वो लगभग आधे घंटे से ऊपर का था। मैं सोचने लगी कि उनको तो सिर्फ अपनी दवाइयों के बारे में पूछना था, तो इतनी देर क्या बात की। ना चाहते हुए भी मैंने वो सुना। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ रही थी मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी सास डॉक्टर से कह रही थी कि आपने तो कहा था कि मेरा बेटा ठीक हो रहा है, अब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। आपके कहने पर ही मैंने उसकी दूसरी शादी कराई थी। अपनी पहली पत्नी को तो वो मार चुका है और तो और अब वो दूसरी को भी मारने की कोशिश कर रहा है। इतना समय हो चुका है उसे दवाइयां खाते हुए, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए। अचानक हंसने की आवाज आने लगी। वो डॉक्टर की थी। जोर जोर से हंस रहा था। कह रहा था कि कौन से पैसे? आपके बेटे ने आपकी बहू को मारा है। आपके कहने पर मैंने गलत रिपोर्ट बनाई थी हार्ट अटैक की। अगर ये बात मैंने पुलिस में बता दी तो आप भी अंदर जाएंगी मेरे साथ साथ। तो पैसे तो मैं आपको कोई वापस नहीं करने वाला। रही बात दवाइयों के असर की तो आप कल हॉस्पिटल आ जाइएगा, मैं दवाइयां बदल दूंगा। आपका बेटा वैसे भी दिमाग का मरीज है, असर होने में थोड़ा समय लगेगा। उसने फोन कट कर दिया। मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे। बहुत डर लगने लगा था कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ इतने दिनों से रह रही थी। मेरी दीदी कितनी बेचैन थी, तभी वो हमेशा मेरे सपनों में आकर इंसाफ मांगती थी। इसने मेरी बहन को बिना मौत ही मार दिया था। कितना दर्द हुआ होगा, ये सब सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ा होश आया तो सबसे पहले दरवाजे की कुंडी लगाई और अपने घर में फोन किया। माँ को मैंने सब कुछ सच सच बताया। उनके लिए भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, पर करना तो था ही। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हम यहाँ से निकल रहे हैं, तुम तुरंत पुलिस को फोन करो। मैंने उसी समय फोन किया और कुछ देर में पुलिस वहां आ गई। अंकित तो बाहर इस उम्मीद में बैठे थे कि अब तक तो मैं बर्गर खाकर मर चुकी होंगी। वो तो भगवान की दया थी कि मैंने बर्गर का टुकड़ा भी अपने मुंह में नहीं लिया था। पुलिस को देखकर मेरी सास और अंकित दोनों के होश उड़ गए। वो दोनों ही कहने लगे कि मुझे गलतफहमी हुई है, पर मेरे पास जो रिकॉर्डिंग थी वो साबित करने के लिए काफी थी कि इन्होंने ही मेरी दीदी को मारा है। कुछ समय बाद मेरे पापा भी आ गए और अपनी दीदी की यादों को वहां से समेटते हुए मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस आ गई। कानूनी तौर पर मैंने तलाक ले लिया था। मेरी माँ बाप ने मुझे पूरे दिल से अपनाया था। आप सब तो जानते हैं, तलाकशुदा बेटी अगर घर में हो तो सब क्या कुछ नहीं बोलते, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी किसी की परवाह नहीं की। ना तो शादी से पहले एक बार भी लोगों की परवाह की थी और ना ही उन्होंने आज की थी। मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी कर ली। आज मम्मी पापा मुझसे पूछते हैं कि बेटा जो हुआ वो हो गया, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो शादी करके। इस बात पर बस मैं हंस देती हूँ, पर मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। मेरी दीदी की यादें ही काफी हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।